बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि पैसा कहाँ से आया था। ये मैंने बड़ी मेहनत की है और बहुत सारे लोगों के ज़रिए से पता करवाया, बहुत सारे सोर्सेज को लगवाया और लगभग 2 दिन मुझे पूरे लग गए ये पता करने में कि जो सिंध के अंदर पैसा बांटा गया है और नासिर हुसैन शाह का नाम क्यों आया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन अब इकट्ठी हुई है। अगर आप उनकी वो ऑडियो को याद करें तो उसमें एक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का भी जिक्र है। वहां से हमें पहला क्लू मिला था, तो हमें पता चल गया कि ये तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या है। फिर उसके अंदर हमने ढूंढना शुरू किया, तो अब सारी कहानी खुल के सामने आ गई है कि एक्चुअली हुआ क्या था। यूसुफ रजा गिलानी को जितवाना था हर हाल में, और उसके लिए सिंध में मौजूद एमपीएस सबसे और एमएनए सबसे अहम किरदार अदा कर सकते थे। कराची में पीटीआई के पास जो है वो 10 से ज़्यादा सीटें हैं, 14 सीटें उनको वहाँ से मिली हैं। वहाँ ख़रीदो फरोख्त कुछ आसान थी, कुछ मखसूस नशस्तों के ऊपर ख़वातीन मौजूद थीं और इंटीरियर सिंध के अंदर जीडीए को भी इस्तेमाल करने का प्लान था, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए थी, बहुत सारा पैसा चाहिए था। पंजाब में जिन्होंने मदद करनी थी यूसुफ रजा गिलानी की, उनको यहीं पर मैनेज किया गया है। उनको पैसा देके, लालच देके, टिकट का लालच देके, बहुत कुछ करके मरियम ने खुद एडमिट कर लिया, खुद एतराफ़े जुर्म कर लिया कि हमने टिकट के बदले में वोट मांगा है, और यह भी एक तरह का रिश्वत है और इसके ऊपर बाकायदा नाअहली होती है। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा ने कहा है तो उनकी नाअहली बहुत मुश्किल है, उनके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन नोटिस भी नहीं लेता। बहरहाल ये जो सारा मामला हुआ है कि सिंध में इतना पैसा कैसे जनरेट हुआ और ये पैसा कैसे दिया गया इन एमएनएस को, और इवन जो सिंध असेंबली से पीपल्स पार्टी ने ज्यादा सीटें निकाली हैं, वो ज्यादा सीटें निकलने के पीछे, यानी उनकी जितनी बनती थी उससे ज्यादा सीटें निकालने के पीछे जो पैसा था वो कहां से आया, जिससे एमपीएस खरीदे गए, एमएनएस खरीदे गए, ये कैसे हुआ। अब मैं आपको बताता हूं, सारी कहानी अब मेरे पास मौजूद है। ये जब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नाम आया तो उसके बाद हमने तहकीकात शुरू की कि ये पैसा कैसे मिला है। अब मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब से जरदारी साहब का राब्ता था और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपने बेटे हैदर अली गिलानी को या अली हैदर गिलानी को यह टास्क दिया था कि आपने पंजाब से और सिंध से जितने भी एमएनएज हैं उनको तरीका वारदात भी आपने समझाना है और उनको कायल भी आपने करना है, और जो पेमेंट्स होंगी उनकी सारे शेड्यूल भी आपने तय करने कि किस तरह किसको कितनी पेमेंट देनी है। तो इस मामले के अंदर उन्होंने जो बातचीत की वो लीक हो गई, आपके सबके सामने आ गई। उन्होंने नाम लिया था नासिर शाह साहब का, और नासिर शाह साहब ने तस्करा किया था बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है इसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब जो 2 नंबरी है वो मैं आपको बताने लगा हूं कि वो है क्या। एक आदमी है, जरा इसकी शक्ल देखें, ये आगा मकसूद अब्बास हैं। आगा मकसूद अब्बास साहब हैं, ये एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और सिंध हुकूमत के हमेशा बहुत करीब रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के ब्लू आइड बहुत करीबी, बड़े प्यारे उनके एक ब्यूरोक्रेट हैं, ये उनको बहुत अजीज हैं, ये बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं। अपनी रिटायरमेंट तक ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है कराची की उसके डीजी रहे हैं। उससे पहले ये लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी डीजी रहे हैं। तो जब लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी थे तो इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस भी चल रहा था अदालत के अंदर, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है और इनके ऊपर करप्शन के बेशुमार एलिगेशन है। इस वक्त रिटायर होने के बावजूद कराची में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से आपको कोई नक्शा अप्रूव करवाना हो जो गैर कानूनी है और आप करवाना चाह रहे हैं, आप इनके बगले में चले जाएं, कराची के सारे बिल्डर्स जानते हैं, इनके साथ डील करें और ये आपको वो नक्शा अप्रूव करवा के देंगे। आप बहुत ऊंची हाई राइज बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, ममनुआ इलाके में कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, आप किसी एरिया को कमर्शियल करवा के फायदा लेना चाह रहे हैं, आपको कुछ भी काम करवाना है, इलीगल काम जहां पे आपको फेवर चाहिए और कानून उसकी इजाजत नहीं देता, मैं अभी कुछ मिसालें आपके सामने रखूंगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी सरकारी दफ्तर से आपका काम नहीं हो सकता। आप खामोशी से राब्ता कीजिए आगा साहब के फ्रंटमैन से, आगा साहब के बंगले पे जाइए, वहां पे उनके साथ डील कीजिए और डील को मुकम्मल करने के बाद आप ये अपना काम करवा लें। इस वक्त जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है कराची का पूरा निजाम, वो ये शख्स अपने बंगले से बैठकर चला रहा है। तमाम सौदेबाजियां ये शख्स अपने बंगले से बैठ के कर रहा है। लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो कराची की, उनकी तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग्स इनके जिम्मे हैं। इनकी मर्जी से अफसरान लगाए जाते हैं, इनकी मर्जी से अफसरान को ट्रांसफर या कहीं और लगाया जाता है।
लिहाजा इनका पूरा एक कंट्रोल है, इनकी पूरी एक ग्रिप है। और इनकी ग्रिप इसलिए जरूरी है कि ये सिस्टम को समझते हैं, निजाम को समझते हैं। लिहाजा जो भी इलीगल या गैर कानूनी काम करवाना होता है उसको कानूनी तरीके से कैसे करना है और उसमें से एक बड़ा चंक पैसे का कैसे निकालना है, इस काम के ये मास्टर हैं। तो आगा मकसूद अब्बास साहब जो हैं ये सिंध गवर्नमेंट के लिए बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। हमारे जो नासिर हुसैन शाह साहब हैं ये मिनिस्टर बने लोकल गवर्नमेंट के 5 अगस्त 2019 को, और उसके बाद से इनके पास ये ओहदा है। इनके पास बहुत सारे ओहदे हैं। ये इस टेन्योर में 2018 के बाद की अगर मैं बात करूं तो इनके पास फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और सिंध की लोकल गवर्नमेंट, उसके अलावा इनके पास रही है एक मिनिस्ट्री इतलात की भी, उसके अलावा प्रोविंशियल मिनिस्टर वो रिलीजियस अफेयर्स, मजहबी अफेयर्स भी इनके पास, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग भी इनके पास, और ये सिंध असेंबली के मेंबर तो हैं ही। तो इनके पास इख्तियारात जो हैं वो बहुत सारे हैं और बहुत सारी वजारतें भी हैं और बड़े तगड़े वजीर हैं और बहुत करीब हैं जरदारी खानदान के, जरदारी बिलावल हाउस के बहुत करीबी हैं और फ्रीक्वेंटली आते जाते हैं। तो नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं इनको भी ये तोहफे में दिया गया बंदा आगा मकसूद अब्बास, और ये जानते हैं कि इस आदमी के कहे बगैर कुछ नहीं होगा, और यही वो बंदा है जो डायरेक्टली डील करता है बड़े साहब के लिए। तो ये जो आगा मकसूद अब्बास है इसकी ड्यूटी लगाई गई थी कि आपने पैसा प्रोवाइड करना है, और पैसा जो आपने देना है अपने फ्रंटमैन्स के जरिए से, वो पैसा ऑन द डायरेक्शन ऑफ नासिर हुसैन शाह साहब। यानी नासिर हुसैन शाह साहब बताएंगे कि किस बंदे को कितना पैसा देना है और कितने बजे देना है, जबकि नासिर हुसैन शाह साहब को कंफर्म करेगा यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा अली हैदर गिलानी। ये है वो सारा गेम। अगर आप ऑडियोज को सुने, वीडियो को सुने तो आपको यही गेम मिलता है, लेकिन इसमें एक बंदा मिसिंग है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नाम है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, और ये बहुत पैसा बनाते हैं, ये अरबों रुपया बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ पाबंदियां लगाई हुई हैं और कुछ इलाकों में कंस्ट्रक्शन के ऊपर तो बिल्कुल पाबंदी है। मिसाल के तौर पे ये महौटा पैलेस का इलाका, क्लिफ्टन का जहां कहा जाता है मोहम्मद अली जना का घर भी है, जमशेद टाउन का इलाका है, तारिक रोड है, सदर टाउन है, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बुनियादी तौर पे पुराना कराची है उसको किसी ना किसी तरह जिंदा रखना है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान केस सुन रही है और पाबंदी लगी हुई है। 9 मार्च को भी उसकी सुनवाई है उसी केस की दोबारा। ये करते क्या है, ये वहां पे क्योंकि बहुत कीमती और बहुत पुरानी जमीनें हैं और गुंजान आबाद इलाके हैं, वहां पे इलीगली कंस्ट्रक्शन की इजाजत देते हैं, नक्शे तब्दील करते हैं, और जिन लोगों ने नक्शे नहीं बनाए हुए कोई काम कर लिया हुआ तो उनके साथ भी लेन देन करते हैं। चाइना कटिंग वगैरह भी होती है, इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर काम करते हैं, कमर्शलाइजेशन के ऊपर काम करते हैं, चीजों को कमर्शियल कर देते हैं। तो ये अरबों की गेम होती है। यानी चंद करोड़ लगा के कोई पार्टी अगर अरबों रुपया बनाना चाहती है तो आगा मकसूद अब्बास से रब्ता करे और वो आपको ये सारा रास्ता दिखा देंगे और कोई ना कोई तरीकाकार आपके लिए बना देंगे। तो आगा साहब ने बहुत बड़ी अमाउंट्स जमा की हुई हैं और उनके पास क्यू में बहुत सारे बिल्डर्स के काम पड़े हुए होते हैं। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती है किसी ना किसी का काम किया जाता है और वहां से पैसा निकाला जाता है। तो ये पैसा कराची के उन माफियाज ने दिया है, जो लैंड माफियाज हैं, जो बिल्डर्स माफियाज हैं, जो बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो कराची के नक्शे को तबाह कर रहे हैं, जो कराची में कमर्शलाइजेशन की अजीबोगरीब एक पॉलिसी लेकर आए हैं और उस शहर को एक अजीब कंक्रीट के जंगल में कन्वर्ट कर दिया गया है, बदल दिया गया है। तो कराची के साथ बड़ी सख्त ज्यादती करके यह पैसा इकट्ठा किया गया और बहुत सारे लोगों के काम गुज़िश्ता चंद दिनों में हुए हैं और आने वाले दिनों में उनका पोल खुलेगा। यह है वो मनी ट्रेल जो मैं आपको दे रहा हूं कि वो पैसा कहां से आया जो सिंध में और कराची के अंदर एमएनएस में और एमपीएस में तकसीम किया गया, और खास तौर पे यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट करने वाले एमएनएस को जो पैसा दिया गया वो पैसा यहां से इस तरीके से जनरेट हुआ था। तो नासिर हुसैन शाह साहब, आगा मकसूद अब्बास, बिलावल हाउस और उसके मकीन, और इसके अलावा ये यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा, ये वो पूरा नेक्सस है जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके ऐसे दिया। अब जिसने इंक्वायरी करनी है कर ले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लेना है, ले ले नोटिस, इंक्वायरी करवाएं, एफआईओ को चाहिए इंक्वायरी करे। मैंने ये सोर्सेज से खबर दी है और ये खबर जो है वो मुझे बड़े अंदर के लोगों ने बताई है, लेकिन इसके सबूत ऐसे नहीं होंगे। इसके सबूत ये हैं कि आप चेक करवाएं कि इन्होंने पिछले चंद दिनों में कौन कौन से गैर कानूनी और गलत काम किए और आने वाले दिनों में कौन कौन से गैर कानूनी और गलत काम करने वाले हैं। डिपार्टमेंट का सारा रिकॉर्ड मंगवाएं और सील करें और उसको चेक करें, हर चीज आपके सामने आ जाएगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, यहां पे एक रॉयल गार्डन, रॉयल पार्क एक बन रहा था अलादीन पार्क की जमीन पे। अलादीन पार्क एक सरकारी पार्क है, उसकी जमीन को कमर्शियल करके रियाज नामी एक बिल्डर को दे दी और वो वहां पे रॉयल पार्क का प्रोजेक्ट जो है उसको ताबीर कर रहा था।
गुज़िश्ता साल उसने, 1 साल पहले उसने खुदकुशी भी कर ली है, क्योंकि इन्होंने उससे बहुत सारा पैसा ले लिया था। उसने अपना सारा कुछ यहां पे लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस हुआ, उन्होंने उड़ा के मारा कि ये तो पब्लिक पार्क है, और वो जो पब्लिक पार्क है वो बहाल हो रहा था। इस शख्स ने, ये बहुत दबाव में आया। बहरहाल इस शख्स ने खुदकुशी कर ली थी, और उसके बाद अब ये प्रोजेक्ट जो है इसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन ये 2 नंबरी भी इन्हीं लोगों ने की थी, और इसके भी इन्होंने करोड़ों रुपए बनाए थे। तो हर केस के करोड़ों अरबों ये बनाते हैं, और वही पैसा इन 2 नंबर कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने एमएनएस की जीतने के लिए, एमपीएस के जीतने के लिए, सेनेटर्स के जीतने के लिए, सियासी निजाम पे अपनी गिरफ्त रखने के लिए। क्योंकि अगर गिरफ्त होगी, हुकूमत होगी, तो तभी 2 नंबरी कर पाएंगे, और ट्रांसफर पोस्टिंग निजाम सारा का सारा इनके काबू में और इनके कंट्रोल में रहेगा। अब इमरान खान साहब ने इसी बुनियाद पे कहा कि मुझे पता है मेरे 16 बंदों ने पैसे पकड़ के वो बिके हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बोल्ड बात की है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा एग्जैक्टली, ये जुमला है जो रिपोर्ट हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि सीधी बात करता हूं, हमारे 16 अरकान ने पैसे लिए और खुद को बेचा। मैं अगर आपकी नजर में गलत हूं तो बेशक मेरा साथ छोड़ दें। वजीर आजम ने यह मुकालमा किया है पार्लियामानी मीटिंग के अंदर अपने लोगों को, और वहीं पे वो लोग बैठे हुए थे जो बिके हैं। 16 लोग वहीं पे बैठे हुए थे जो बिके हैं, और इमरान खान साहब को एग्जैक्टली पता है कौन कौन बिका है और कैसे कैसे पैसे आए हैं। और ये जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और ये 18वीं तरमीम के बाद जितने इख्तियारात ले गया है सिंध, उन इख्तियारात को लेने के बाद इसी किस्म के कारनामे होने हैं, और बाकी महकमों के अंदर भी ऐसे ही लूटमार हो रही है। यानी गंदुम चूहे खा जाते हैं और टनों के हिसाब से खा जाते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है, पता नहीं हाथी हैं या चूहे हैं। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने चैलेंज किया, और कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी उनको, इमरान खान साहब को। अगर वो वजीर आजम रहना चाहते हैं तो उनको एतमाद का वोट अब लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉल कर दिया गया है। अपोजिशन जो है वो इसका बाइकआउट कर रही है, लेकिन इमरान खान साहब के पास मौका बहुत थोड़ा सा है, बहुत कम मार्जिन है। बैसाखियों के ऊपर उनकी हुकूमत खड़ी है, काफ लीग उनका साथ देगी, इसके इम्कानात हैं। एमकेएम उनका साथ देगी, जीडीए में कुछ प्रॉब्लम पाई जा रही है, और मुमकिन है वो साथ दें और मुमकिन है वो साथ ना दें। कुछ इम्कानात ये हैं, यानी ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि इमरान खान साहब एतमाद का वोट ले लेंगे, लेकिन इसके बावजूद इस बात का इम्कान मौजूद है कि इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा से फारिग भी हो सकते हैं। कुछ भी सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि पसे पर्दा रहकर बहुत सारे लोग इस वक्त राब्तों में हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपोजिशन ने दोबारा बहुत बड़े बड़े खजानों का मुंह खोल दिया है, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को पूरा का पूरा तोड़ लिया जाए और इमरान खान साहब के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, और एतमाद के वोट में वो लोग शामिल ना हो या उनको कम लोग वोट करें। तो ये बड़ी एक क्रिटिकल सूरत हाल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए। अभी तक तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन देखना होगा कल वो इस इशू से कैसे निकलते हैं। अगर तो वो अपोजिशन की सीटों पर जाकर बैठ गए, और उन्होंने साफ कहा है कि मैं अपोजिशन में जाकर बैठूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने किसी और बंदे को वज़ारत उज़्मा के लिए पेश करूंगा। तो जितने भी लोग तहरीक इंसाफ में ख्वाब देख रहे हैं, या काफ लीग में, या जीडीए में, या एमक्यूएम में, या बलूचिस्तान अवामी पार्टी में, कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे, वो भूल जाएं इस बात को। वज़ीर आज़म होगा तो इमरान खान होगा, नहीं होगा तो वो अपोजिशन में जाकर बैठ जाएगा, और अगर कोई और जमात हुकूमत बना सकी तो ठीक है, वरना नए इंतखाबात हो जाएंगे। ये इमरान खान साहब इस बात को तो बहुत क्लियर कर चुके हैं। वो अपने अलावा किसी और बंदे को वज़ारत उज़्मा देने के लिए बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है कि मैं अपनी पार्टी में से किसी को वज़ीर आज़म बना दूं, और वो ऐसा करेंगे भी नहीं, और ना उनको ऐसा मशवरा दिया गया है। और अगर किसी और को खड़ा किया गया इमरान खान साहब की जानिब से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती लोग वोट ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे इमरान खान के अलावा सबको सब तस्लीम नहीं है। इमरान खान साहब ने जो बातें की इलेक्शन कमीशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब दिया है। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, मरियम नवाज ने दिन रात गालियां दी इलेक्शन कमीशन को, नवाज शरीफ साहब ने वो बुरा भला कहा इलेक्शन कमीशन को, जरदारी साहब ने तबाही फेर के रखी 2013 के इलेक्शन में भी, 2018 के इलेक्शन में भी इलेक्शन कमीशन को, यानी आप ये समझ लेंगे उनको दबा के जलील किया। गुज़िश्ता 3 साल हर किसी ने इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाई और उसको गालियां दी, हर किसी ने उसको जलील किया, हर किसी ने उसको घटिया कहा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने यह किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आपने देखा कभी जवाब नहीं दिया। बल्कि जवाब देना तो दूर की बात है, जब यही लोग जिन्होंने गालियां दी इलेक्शन कमीशन को वोट डालने के लिए आए सीक्रेट बैलेटिंग में, तो इलेक्शन कमीशन ऐसे खड़ा था, ऐसे बार बार, और सबका एहतराम किया। और जो हुकूमत वक्त है, जब उनके लोग आए स्पीकर प्राइम मिनिस्टर, तो बैठा रहा अपनी जगह के ऊपर, उसने खड़ा होना गवारा नहीं किया। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दिल में अपोजिशन और उन लोगों के लिए बहुत एहतराम है जो गुज़िश्ता 3 साल से इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रहे हैं।
जो इलेक्शन कमीशन को दिन रात गालियां देते हैं, उनको आज तक जवाब नहीं दिया, उनका खड़ा होकर एहतराम कर रहा है। और जिस आदमी ने इलेक्शन कमीशन को अभी तक कुछ नहीं कहा था, ना उसको गालियां दी थी, उसका खड़े होकर एहतराम भी नहीं कर रहे, अपनी सीट पे बैठे हैं। तो इमरान खान साहब ने पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद की और कानूनी नुक्ते पे तनकीद की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने जवाब जारी किया है। और जो जवाब जारी किया है उसका एक जुमला तो मुझे बहुत ही पसंद आया। उन्होंने कहा, यही है जमहूरियत और आज़ादाना इलेक्शन और खुफिया बैलेट का हुस्न जो पूरी कौम ने देखा, और यही आइन की मंशा थी। पूरी कौम ने क्या देखा? वो पूरी कौम ने मुंह काला होता हुआ देखा, वो पूरी कौम ने जिल्लत और रसवाई देखी, पूरी कौम ने ज़मीर बिकते हुए देखे, पूरी कौम ने अपने सर पे जूते पड़ते हुए देखे, पूरी कौम ने नहीं, पूरी दुनिया में देखा कि आपके यहां पे सियासतदान अपने आप को कैसे बेचते हैं और इस सिस्टम का कैसे फायदा उठाते हैं। ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है, ये जमहूरियत का मुंह काला हुआ है, ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है, ये जमहूरियत का घिनौना चेहरा है, ये उसकी बदसूरती है, ये उसके ऊपर बदनुमा धब्बे हैं जो लोगों ने देखे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर ये जमहूरियत का हुस्न लगता है तो फिर आप समझ जाएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहां खड़ा है। मैंने आपसे पहले कहा था, मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक एलियन है जो बाहर से आया, इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो इस सिस्टम का नहीं है, वो इस सिस्टम से बगावत कर रहा है, वो इस सिस्टम से लड़ रहा है। उसकी अपनी पार्टी के अंदर, उसके अपने इदारों के अंदर, उसके अपने लोगों के अंदर, इवन उसके अपने घर के अंदर और उसकी अपोजिशन में, इस मुल्क में हर तबका, हर शख्स उसको हटाने पर लगा है। एक यूथ है उसका साथ देती है, अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है जो उससे उम्मीद लगाकर बैठी है, लेकिन निज़ाम से जुड़ा हुआ और निज़ाम से वाबस्ता हर शख्स उसको धक्का देने पर लगा हुआ है। और उसका एक और सबूत आपके सो कॉल्ड गैर जानिबदार इदारे इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। कुछ तस्वीर में भी आ गया था और ये प्रेस रिलीज भी आ गई है। ऐसी कोई प्रेस रिलीज आज तक ना नवाज शरीफ के लिए, ना बेनज़ीर के लिए, ना जरदारी साहब के लिए, ना मरियम नवाज साहबा के लिए, किसी के लिए नहीं आई। फजलुर रहमान साहब ने जो गालियां दी इलेक्शन कमीशन को आज तक नहीं आई, लेकिन क्योंकि वो बोला है जो एलियन है और सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लिहाजा जवाब देना तो बहुत जरूरी था, तो ये जवाब आया है। देखते ये हैं कि इमरान खान इस सिस्टम के बीच में रहते हुए और कितना मुकाबला करता है और कितना लड़ सकता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।